हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि थर्ड सेमेस्टर का क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वायुमंडल की कि वायुमंडल आखिर है क्या चीज़। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का एक ऐसा पार्ट है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और जिसकी मोटाई हजारों किलोमीटर के आसपास है। यह एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी सतह पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं, प्राणियों, वनस्पतियों सबको जीवन प्रदान करता है। और यह वायुमंडल सौर परिवार के अन्य किसी प्लैनेट पर नहीं है। एक केवल पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल पाने के कारण यहाँ पर जीवन भी पाया जाता है। तो इसके पीछे कई रीज़न हो सकता है कि हमारी पृथ्वी पर जो एलिमेंट पाए जाते हैं, वो एलिमेंट जिनसे वायुमंडल की रचना हुई है या संगठन हुआ है, वो एलिमेंट शायद अन्य किसी प्लैनेट पर तत्व नहीं पाए जाते हैं। और अगर पाए भी जाते होंगे तो उनकी मात्रा इतनी कम है कि वो वायुमंडल का ऑरिजिन करने में समर्थ नहीं है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि वायुमंडल हम कहते किसे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये एक बताने का प्रयास किया है कि वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है तथा प्राकृतिक वातावरण तथा जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संगठक है। वायुमंडल शब्द का जो विन्यास हुआ है, अगर हम इसको सीधे सीधे समझें कि वायुमंडल तो वह परिधि या वह मंडल जिसमें वायु का मिश्रण होता है। तो अगर हम कहें तो वायु का जो मंडल होता है वही उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर वायु का मोटा आवरण जिसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है। अब हम विशेषताओं की अगर बात करें तो विशेषताओं के अंतर्गत रखें तो हमारी पृथ्वी पर जो रोटेशन हो रहा है, जो घूर्णन हो रहा है, जो वो परिक्रमण कर रही है, परिभ्रमण गतियां कर रही है, उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि दिन रात की सिचुएशन पाई जाती है। कभी दिन होता है, कभी रात होती है, ऋतुओं में बदलाव होता है। तो इसका अगर हम सीधा सा रिलेशन समझें तो सीधा रिलेशन वायुमंडल से भी कनेक्शन है, क्योंकि सूर्य द्वारा जो हमारे पास जो टेम्परेचर आता है, जो तापमान आता है, वो तापमान उस वायुमंडल की इस मोटी परिधि को पार कर ही आता है। और ये वायुमंडल की मोटी परिधि जो है वो उसके अंदर आप देख रहे हो कि कई सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे आपका ये वाटर वेपर पाई जाती है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये गैसेस पाई जाती हैं। तो कई सारे इसमें गैसें, जलवाष्प और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये जो हमारे पास जो टेम्परेचर सूर्य का आता है वो इन सारी चीज़ों को पार करते हुए आता है। और अगर वायुमंडल ना हो तो हमारी पृथ्वी सतह पर इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हम सपोज करें तो लगभग दिन के समय 200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमको मिलेगा और रात्रि के समय 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलेगा। और अगर इतना टेम्परेचर हमारी पृथ्वी सतह पर आया तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम मानव जीवन का या प्राणियों का या जीव जंतुओं का या वनस्पतियों का विकास हो सके। तो अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें बहुत सारी
विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं जिनसे रेनफॉल होती है, और क्या कहते हैं यहाँ पर जो पवन का जो गति संचरण होता है वो भी इसी एरिया में होता है। और क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार की जो मौसमी गतिविधियाँ होती हैं वो भी इसी वायुमंडल के द्वारा ही संचालित होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ मैंने फ्रिंच टवार्था की एक डेफिनेशन देने का प्रयास किया है, और उस डेफिनेशन के अनुसार सराउंडिंग, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सराउंडिंग द अर्थ एंड येट सो इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द प्लानेट इज ए गैसियस एनवलप called the atmosphere which extend to a height of several hundred miles। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो अर्थ का जो प्लानेट है उसके चारों ओर जो एक सराउंडिंग परत पाई जाती है, जिसको हम एक एनवलप का नाम दे सकते हैं, एनवलप कह सकते हैं, या हम अगर हिंदी में कहें तो हम उसे कंबल की तरह कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह फैला हुआ एक ऐसा गैसीय आवरण होता है जिसका विस्तार लगभग सेवरल हंड्रेड माइल्स तक होता है। तो एक्चुअली में वायुमंडल की यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्योंकि वायुमंडल एक ऐसा मोटा गैसीय आवरण है जो चारों ओर से हमारी पृथ्वी सतह को घेरे हुए है। अब हम यह बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन और विकास कैसे हुआ था। तो अगर हम अर्थ ओरिजिन की बात करें तो चाहे आप उसमें एक तारक सिद्धांत को ले लें, चाहे हम द्वितारक सिद्धांत को ले लें, या आधुनिक सिद्धांतों को ले लें, सभी सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक्चुअली में तप्त और गर्म पदार्थ से हुई है। चाहे हम उसको धूल से सूर्य से निष्कासित पदार्थ को मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो चूँकि इसका जो निर्माण हुआ है वो तप्त पदार्थों से हुआ है, और ये तप्त पदार्थ एक्चुअली में हमारी एटमॉस्फेयर में गैसीय रूप में भी देखने को मिलते हैं, जो या तो हमारी अर्थ सरफेस से, जब हमारी अर्थ सरफेस हमारी पृथ्वी धीरे धीरे उसका ऊपरी जो परत थी जिसको हम भूपर्पटी का नाम देते हैं, वो धीरे धीरे ठंडी होती गई, तो उसके माध्यम से कई सारी चीज़ें निष्कासित हुई जो हमारे वायु चारों ओर पृथ्वी की सतह के चारों ओर संघनित हो गई। और दूसरी बात, हमारी जब अर्थ का निर्माण हुआ तो उसमें कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो मैग्मा निकला था, वो मैग्मा से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सारी वाटर वेपर, ये सारी गैस हमारे वायुमंडल में पहुंच गई, और धीरे धीरे इसका उत्पत्ति और विकास होता चला गया। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये माना जाता है कि आज से 4.5 से 5 अरब वर्ष पहले ही टीसी चैम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति छोटे छोटे कणों, ग्रहाणुओं के आपस में मिलने से हुई है। आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या है, चैम्बरलिन ने, हालांकि इससे पहले बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने केवल एक ही ग्रह से, एक ही पदार्थ से सूर्य पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया था, लेकिन मैं चैम्बरलिन का यहाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चैम्बरलिन का जो सिद्धांत है वो अपेक्षाकृत अन्य सिद्धांतों से ज़्यादा क्लियरिटी रखता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चैम्बरलिन ने ये माना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक्चुअली में एक तारे से नहीं हुई है, क्योंकि एक तारा तो ऑलरेडी हमारे स्पेस में मौजूद था जो अपने पथ पर, ये आप देख रहे हो, ये चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, लेकिन इसके नज़दीक हमारा जो सूर्य था वो भी मौजूद था। इस सूर्य का जो वो था, द्रव्यमान था, वो द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से बहुत अपेक्षाकृत कम था, बहुत कम तो नहीं कह सकते। तो ये अपनी जगह पर स्थिर था, नहीं, ये सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि ये अपनी जगह पर मूव कर रहा था, लेकिन ये जो विशालकाय तारा था कहीं से जो आ रहा था, जो अपने पथ पर घूम रहा था। आप ये देख रहे हो, ये ये दक्षिण से उत्तर की ओर, ये आप इसको कह सकते हैं, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही ये तारा इस सूर्य के नज़दीक आया,
तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल था, इसके गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इसमें जो मास था वो काफ़ी मात्रा में था। तो जैसे ही ये नज़दीक आया तो इसमें एक ग्रेविटी फोर्स उत्पन्न हुआ, जिसको हम ज्वारीय बल भी कह सकते हैं। और इस ज्वारीय बल के कारण, ग्रेविटी फोर्स और ज्वारीय बल के कारण इस सूर्य से कुछ पदार्थ, आप ये देख रहे हो, ये पदार्थ धीरे धीरे इससे अलग हुआ। और जैसे ही ये अलग हुआ, ये तो अपने पथ पर चला जा रहा था, तो ये तो आगे बढ़ गया। अब ये जो पदार्थ था, इसका जो इसमें जो द्रव्यमान था, इसमें जो पदार्थ था वो इन दोनों की तुलना में बहुत कम था। तो चूंकि पदार्थ कम था, इसलिए इसमें आकर्षण बल भी नहीं था। अब क्या हुआ कि ये तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये जो पदार्थ जो निकला था, उसकी स्थिति ये हो गई कि ना तो वो वापस इसमें मिल सका और ना ही इसके साथ वो जा सका। तो ये जो पदार्थ था, जिसमें विशेषकर सूर्य से निकले हुए धूल कण थे, गैसीय कण थे, तो ये जो सारा पदार्थ था वो धीरे धीरे अपनी जगह पर ही मूव करने लगा। और मूव करने के बाद एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो पदार्थ था, इसकी जो आकृति थी वो एक डिस्क की तरह हो गई। मतलब ऊपर की तरफ से इसका इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट हो गया, ये पार्ट इसका उभरा हुआ हो गया। तो इस तरीके की इसकी स्थिति हो गई। अब जब ये मूव करना, और ये अपनी जगह पर धीरे धीरे मूव करने लगा, अब क्या हुआ कि ये जो लेयर थी, वो लेयर धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और इससे जो भी पदार्थ निकला, चाहे वो धूल का कण था, वो धीरे धीरे हमारी परिधि के इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होने लगा। तो इस तरीके से इसकी जो ऊपर की लेयर तो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर जो अभी लेयर बाकी थी, जिसको हम कोर का नाम देते हैं, ये कोर का जो भाग था आज भी गर्म अवस्था में था। परिणाम क्या हुआ कि इसमें से ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप इसमें से कई सारा मैग्मा बाहर निकला, और उस मैग्मा से CO2 गैस बाहर निकली, वाटर वेपर बाहर निकली, धूल डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकले। तो ये सारे डस्ट पार्टिकल हमारे अर्थ के चारों ओर मूव करने लगे, और जैसे जैसे इसका आकर्षण बल बढ़ता गया, ये काफ़ी मात्रा में ऊंचाई तक, कुछ गैसेज ऐसी हैं जो जैसे आपकी हाइड्रोजन और हीलियम है, वो काफ़ी ऊंचाई तक चली गई, क्योंकि विरल होने के कारण इसका काफ़ी ऊंचाई में दिखती है। लेकिन कुछ जो गैसें थीं वो हमारी सरफेस के वायुमंडल की निचली परत में ही मौजूद पाई जाती हैं। जैसे आपको CO2 देख सकते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसें ऐसी हैं जो हमारी सतह की निचली परत में, यहाँ पर हमारी लेयर के आसपास ही देखने को मिलती। तो अगर हम बात करें तो प्रमाणों से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान वायुमंडल की जैसी अवस्था का जो निर्माण हुआ है, वो लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ होगा। और इसकी उत्पत्ति के संबंध में एक मत भी है, मैंने यहाँ पे ये बता दूँ पहले कि यहाँ पर जो उत्पत्ति से विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो 3 हैं: ग्रहाणु परिकल्पना, उष्ण उत्पत्ति सिद्धांत और रासायनिक सिद्धांत। तो ये जो दोनों सिद्धांत हैं आपके ग्रहाणु, और ये दोनों ही सिद्धांत इस चीज़ का प्रमाण हमारे साथ एविडेंस प्रस्तुत करते हैं कि जो निर्माण हुआ है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, वो गर्म पदार्थों से हुआ है, तप्त पदार्थों से हुआ है, जिसमें आपकी डस्ट पार्टिकल्स विशेष रूप से पाए जाते हैं, कुछ गैसेस पाई जाती हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो वायुमंडल के निर्माण के समय पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। और इतने अधिक तापमान में रहने वाले धूल और गैस का ये एक गोला थी हमारी अर्थ। और लेकिन धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई तो ऊपरी सतह पर ठोस भूपर्पटी का निर्माण हुआ। मैंने यहाँ पे ये दिखाई, ये ठोस भूपर्पटी का निर्माण हो गया। और इसके अंदर जो थी, मैंने यहाँ पे ये जो बताया था, जिसको हम कोर कहते हैं, ये आज भी तप्त अवस्था में थी। तो इस तप्त अवस्था में जो मैग्मा था
उस मैग्मा में विशेषकर से आपकी CO2, नाइट्रोजन और वाटर वेपर थी। और वाटर वेपर का अगर हम परसेंटेज देखें तो 60 से 70% के आसपास था। तो सबसे पहले ये जो गैसें ही हमारे वायुमंडल में मौजूद थी। आद्य वायुमंडल में इन गैसों के पुनः ठंडे होने से बादलों का निर्माण हो गया और ये बादल क्या कहते हैं, वर्षा के रूप में हमारी सतह पर जो भी भू अवनतियाँ पाई गई थी उन भू अवनतियों में ये जल के रूप में भर गया और जिससे हमारे महासागरों की भी उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके से महासागरों की उत्पत्ति हुई, थलीभाग की उत्पत्ति तो हो ही गई थी। अब क्या हुआ था कि जब बादल बने या तो वायुमंडल में से उन बादलों ने केवल हमारा वाटर वेपर का ही पार्ट नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने उसमें से CO2 में से कुछ परसेंटेज ले लिया था जो हमारी चट्टानों के कार्बोनेट चट्टानों में बदल गई थी। वो सारी के सारा वो कार्बोनिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें से जो हमारी वो थी वाटर वेपर थी, उस वाटर वेपर में से जो हमारा वर्षा था उसका जो अगर हम देखें तो H2O जिसको कहते हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए, कण विखंडित हो गए और इस तरह से जाकर के हाइड्रोजन ऊपर वायुमंडल में ऊपर तक पहुंच गई और ऑक्सीजन हमारी सतह के आसपास ही रही। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर के इसमें हमारा पूरा वायुमंडल में कई सारी गैसें वायुमंडल में पहुंचने लगी। अच्छा, होता क्या है कि ये परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे मानव जीवन का अर्थ सरफेस पर विकास हुआ, कई सारी ऐसी गैसेज भी थी जो वायुमंडल में पहुंच गई, जैसे आपकी मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये गैसों का जो परसेंटेज था वो बदलता गया और उसके बदलने से कई ऐसी नई गैसें हमारे वायुमंडल में फैल गई। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है वो परिवर्तनशील है और इसमें ग्रहाणु परिकल्पना जो दी है इसकी चैम्बरलिन की, इसमें वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है वो दो सोर्सों से हुआ है, दो स्रोतों से हुआ है, एक्सोजेनेटिक सोर्सेस और इंडोजेनेटिक सोर्सेस। एक्सोजेनेटिक सोर्सेस के अंतर्गत पृथ्वी के आकार बढ़ने से बढ़ते हुए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अधिक मात्रा में स्वतंत्र वायुमंडलीय अणुओं का अधिग्रहण कर लिया गया। और इंडोजेनेटिक में पृथ्वी के आंतरिक भाग से, मैंने कहा ना कि पृथ्वी का जो हमारा आंतरिक भाग था वो अभी भी तप्त अवस्था में से ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा बाहर निकला है उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रोजन आदि की आपूर्ति धीरे धीरे वायुमंडल में होने लगी। ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें CO2 हमारी अर्थ सरफेस से इंटीरियर पार्ट से CO2 गई है और ये जो H2O गई है वो हमारे जो ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी से जो पदार्थ निष्कासित हुआ था उसके माध्यम से वायुमंडल में गई है। और इसी तरीके से H2 भी हमारी अर्थ से, ये सारी H, हीलियम वगैरह ये सारी की सारी हमारी अर्थ सरफेस से ही स्पेस में गई है। तो सबसे पहले हमारी अर्थ के साथ साथ ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है और ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ सरफेस से ही, हमारी अर्थ से ही पहुंची हुई है। और यही कारण है कि हमारी केवल एक ही प्लैनेट ऐसा है जो अर्थ जिस पर वायुमंडल पाया जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो एलिमेंट हमारे अर्थ के अंदर भी पाए जाते हैं, जबकि अन्य किसी ग्रह पर शायद इस तरह के एलिमेंट नहीं होंगे, और होंगे तो फिर बहुत कम मात्रा में होंगे जो एटमॉस्फेयर को निर्मित नहीं कर सकते। थैंक यू।